ठंड में माँ बिना ननद का मायका। अरे मेघा, क्या कर रही हो तुम अभी तक? जल्दी से कुछ खाने के लिए बना लो, तुम्हारी नंद घर पर आने वाली है अपने ससुराल से। माँ जी, आपने ये तो बताया ही नहीं कि खाने में बनाना क्या है। खाने में वेज बिरयानी बना लो, और सुनो, नाश्ते के लिए पकौड़े बना देना। मेरी बेटी को पकौड़े और बिरयानी दोनों ही बहुत पसंद है। मेघा अपनी सास की बात सुनकर रसोई में पहुंच जाती है, जहां उसकी जेठानी पहले से मौजूद होती है। क्या हुआ, मिल गया तुम्हें भी ऑर्डर खाना बनाने का? हाँ हाँ, और क्या, हमारी सास सिर्फ अपनी बेटियों को ही तो प्यार करती हैं, हम तो इस घर में सिर्फ काम करने के लिए ही आए हैं। सही बोल रही हो बहन, चलो आने वाली है मेहमान के लिए उसकी पसंद का खाना बना देते, नहीं तो माँ जी हमारे ऊपर गुस्सा करने लगेंगी। आरती और मेघा यहाँ रसोई में खाना बना रही होती हैं, तो वहीं कुछ ही देर में पूर्वी अपने ससुराल से अपने मायके अपनी माँ से मिलने आती है। माँ, कैसी हो आप? आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। तेरी जब से शादी हुई है तब से मेरा मन इस घर में नहीं लगता। तू हर हफ्ते 2 हफ्ते में मुझसे मिलने आ जाया कर। हाँ माँ, क्यों नहीं। वैसे श्रेया कहाँ पर है? पढ़ाई कर रही है क्या? तेरी बहन के एग्जाम आने वाले हैं, बस वो उसी की तैयारी कर रही है। अपने कमरे में होगी, जा जाकर मिल ले। कौशल्या के कहने पर उसकी बड़ी बेटी पूर्वी अपनी बहन से मिलती है, जिसके बाद वह खाने की टेबल पर अपनी पसंद का खाना देखकर बहुत खुश होती है। सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं, तो वहीं मेघा और आरती रसोई से गर्मा गर्म रोटी बनाकर अपनी ननद को खिला रही होती हैं। हमारी जिंदगी में तो बस यही रह गया, अपनी सास और नंद की खातिरदारी करते रहना। मेघा और आरती को घर के काम और अपनी नंद की खातिरदारी करने में बहुत गुस्सा आता था। ऐसे ही 2 दिन रहकर पूर्वी वापस अपने ससुराल चली जाती है। कौशल्या अपनी बेटियों को बेहद प्यार करती थी, जिसके चलते उसकी दोनों बहुएं बहुत चिढ़ती थी। लेकिन इसी के दौरान अचानक से कौशल्या की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी दोनों बहू उसका ध्यान रखना भी बंद कर देती हैं। अरे माँ, आपकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, चलिए मैं आपको दवाई दिलाकर लाती हूँ। नहीं बेटी, तू जल्दी से जा और अपनी बड़ी बहन को फोन करके बता दे कि उसकी माँ आखिरी सांसें गिन रही है। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, आपको कुछ नहीं होगा। कौशल्या ऐसा कहते कहते उसी वक्त भगवान को प्यारी हो जाती है। श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी बड़ी बेटी को देखने की आखिरी तमन्ना कौशल्या की ऐसे ही चली जाती है, जिसके बाद शहर से उसके बेटे उसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए आते हैं। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तुम दोनों ही मेरी बहनों का ख्याल रख सकती हो। तुम दोनों तो जानती हो ना, हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें काम करने के लिए बाहर तो जाना ही होगा, अगर इस घर को चलाना है तो। अरे आप चिंता क्यों करते हो, आपकी छोटी बहन का ख्याल हम बहुत अच्छे से रखेंगे। बाकी पूर्वी तो कल तक अपने ससुराल चली ही जाएगी। रंजीत और विक्रम शहर के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं अगले दिन पूर्वी भी रोते हुए अपनी माँ के गम में वापस अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही दोनों भाभियां बेचारी श्रेया के ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। अरे जब देखो किताबों में ही लगी रहती हो, क्या तुम्हें घर में कोई काम नहीं दिखाई देता है? अरे इस घर में तुम इकलौती हो जो फ्री फोकट का खाती हो। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो डॉक्टर कैसे बनूंगी? मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है। वाह वाह वाह, अरे एक दिन घर के काम कर लोगी तो तुम्हारी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा। चलो अभी के अभी खड़ी हो जाओ और घर के काम करो। अपनी दोनों भाभियों के कहने पर श्रेया पढ़ाई छोड़कर उठ खड़ी होती है और घर के काम करने लगती है। इसी के चलते अब घर के सारे काम दोनों भाभियां मिलकर श्रेया से करवाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ठंड बढ़ने की वजह से श्रेया को बहुत तेज ठंड लगती है। भाभी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, एक स्वेटर चाहिए था मुझे। एक स्वेटर दिलवा कर ले आओ। पैसे क्या तेरी माँ पेड़ पर लगा कर गई थी जो तेरे को स्वेटर दिलवा कर लाऊं? चुपचाप जाकर रसोई में हमारे लिए खाना बना, तेरी ठंड अपने आप ही भाग जाएगी। अपनी भाभी की बात मानकर श्रेया रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। गैस की हल्की सी गर्माहट की वजह से उसे थोड़ी ठंड कम लगती है, लेकिन खाना बनाने के बाद जब अपने कमरे में जाती है तो उसे बहुत ठंड लगती है। उस रात तूफान की वजह से उसके कमरे की खिड़की भी टूट जाती है। ठंडी हवाएं और बारिश का पानी कमरे के अंदर आने लगता है। भाभी,
मेरे कमरे की खिड़की टूट गई है, ठंडी हवा अंदर आ रही है, उसे ठीक करवा दीजिए। अरे जब देखो तो पैसों पैसों का ही काम बताती रहती है, चुपचाप जाकर घर के काम कर। आरती और मेघा सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती हैं, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे श्रेया, यहाँ खड़ी हुई क्या ताक रही है? जा देख तो दरवाजे पर कौन भिखारी आया है। दरवाजा खोलते ही सामने उसकी बहन होती है। पूर्वी दीदी, ये क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू और हाथ में बैग क्यों है? सब कुछ ठीक तो है? घर के अंदर आते ही पूर्वी अपनी बहन और भाभियों से कहती है, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे पति का कहीं और अफेयर चल रहा है और मेरी सास को ये सब कुछ पता था। जब मैंने इसके बारे में कहा तो मुझे वो लोग मारने पीटने लगे। मैं अपना ससुराल छोड़कर भागकर यहाँ आई हूँ। अब मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी, वो लोग बहुत बुरे हैं। अरे एक बोझ कम थी क्या जो दूसरी भी आ गई? ये हमारा घर है ना कि कोई धर्मशाला। जाओ वापस अपने ससुराल में जाओ, यहाँ तुम नहीं रह सकती। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो? ये तो मेरा मायका है, मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, शौक से रहो यहाँ, लेकिन यहाँ फ्री फोकट में तुम्हें रहने को नहीं मिलेगा। घर के काम भी करने पड़ेंगे तुम्हें। बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े, जाओ उन्हें धो लो। मेघा और आरती को अपनी नंद पर जरा भी तरस नहीं आता। वो उसके आते ही उससे घर के काम करने के लिए बोलने लगती हैं। पूर्वी के पास और कोई चारा नहीं था, जिसके चलते वह अपनी भाभी की बात मानकर सारे कपड़े ठंड में ठंडे पानी के अंदर धोने लगती है। बहुत ठंडा पानी है, ऐसा लग रहा है जैसे हाथों के अंदर सुई चुभ रही है। अभी श्रेया ने पहले के कपड़े धोए नहीं थे कि तभी आरती वहां और कपड़े लाकर पटक कर चली जाती है। बेचारी पूर्वी ठंड में कपड़े धोती रहती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब मेघा आरती दोनों मिलकर अपनी ननद को ठीक से खाना तक नहीं देती। एक दिन पूर्वी खाने की थाली लेकर टेबल पर बैठ रही होती है। अरे अरे अरे, किसने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए कहा? चलो उठो यहाँ से। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम हमारे बराबर में बैठो। खाना ही खाना है ना तो नीचे जमीन पर बैठकर खाओ, यहाँ कुर्सी पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फर्श तो बहुत ठंडा है, हम फर्श पर बैठकर कैसे खाएंगे? खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। वैसे भी नहीं खाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोनों बहनें रोते हुए ठंड में ठंडे फर्श पर बैठकर खाना खाने लगती हैं। तभी दोनों बहनें अपनी माँ को याद करने लगती हैं। माँ कितनी अच्छी थी, कभी भी हमें किसी भी चीज से परेशान होने नहीं देती थी। ये बिना माँ के मायका बहुत सूना लग रहा है। माँ होती तो अपने हाथों से खाना खिलाती, यहाँ तो फर्श पर बैठकर खाना खाना पड़ रहा है। दोनों की आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं और वह ठंड में खाना खा रही होती हैं। जिसके बाद पूर्वी अपनी बहन और अपना मायका छोड़कर जाने का फैसला ले लेती है। दोनों बहनें घर छोड़कर बिना बताए चली जाती हैं। जिसके बाद उनके दोनों भाई उनसे मिलने वापस घर लौटते हैं। पड़ोसियों के द्वारा उन्हें ये पता चलता है कि उनकी पत्नियों ने उनकी बहनों के ऊपर बहुत अत्याचार किए, जिसके चलते वह दोनों घर छोड़कर चली गई। ये जानते ही दोनों भाई पुलिस थाने में अपनी बहनों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं और किसी तरह उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आते हैं। ये घर तुम दोनों का है, तुम्हें ये घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी परेशानी थी तो हमें बताती बहन। मेघा, आरती, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों के अत्याचारों के चलते मेरी दोनों बहनें एक झोपड़ी में रह रही थी, लेकिन अब मैं तुम दोनों को इस घर से निकालता हूं। चली जाओ इस घर को छोड़कर, और यहां पर दोबारा लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम के ऐसा कहते ही मेघा और आरती को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी दोनों नंद से माफी मांगती हैं। हमें अपने किए पर पछतावा है, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ कर दो पूर्वी। हाँ श्रेया, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी गलती पर पछतावा करते हुए देख दोनों नंद अपनी भाभियों को माफ कर देती हैं। जिसके बाद उन दोनों की भाभियां उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती हैं और जैसे उनकी माँ उनको रखती थी वैसे रखने लगती हैं। बबीता दीदी, खाना तब बनेगा? मुझे बहुत भूख लगी है, दाल भात बना दो ना। बस बापू को राशन लेकर आ जाने दे जूही, जब तक जाकर तू खेल ले। फिर 7 साल की जूही गुड्डे गुड़िया से खेलने लगती है।
तभी बुधन उदास मन से घर लौटता है। बाबूजी, बाबूजी आप आ गए। ये देखो मेरी गुड़िया का शादी का जोड़ा सुंदर है ना। मेरी गुड़िया की शादी है, आप छब्बी भोज था ना। ये सुनकर गरीब बुधन अपनी तीनों जवान बेटियों सुमन, राधा, बबीता को देखने लगता है। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। हे भगवान, कैसा भाग्य देकर भेजा है तूने मेरी बेटियों को। मेरी तीनों बेटियां जवान, शादी के लायक हो गई हैं, मगर मैं तो इन्हें 2 वक्त की रोटी भी भरपेट नहीं खिला पाता। कल को इनकी विदाई कैसे करूंगा। अपने पिता को इस तरह लाचार रोता देखकर बुधन की 5 बेटियों का दिल भी रो पड़ता है। बुधन और गंगा ने बहुत गरीबी देखी थी। गंगा ने पेट से होने के दिनों में भी भूखमरी से तरसती रही और 4 बेटियों को जन्म दिया। बेटे की आस में वह 5वीं बार भी गर्भवती हुई, मगर उसका कमजोर शरीर 5वीं बेटी जूही को जन्म देते वक्त दर्द झेल ना सका और गंगा की मौत हो गई। बापू तुम मत रो, भगवान ने तुम्हारी बेटियों के भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। सीता जी तो राजा जनक की बेटी थी, महलों में पली बड़ी थी और राजघराने में ब्याही, फिर भी 14 साल का वनवास काटना पड़ा, तो फिर हम गरीबों का क्या अस्तित्व। गरीबी के चलते बुधन और उसकी 5 बेटी नमक पानी पीकर सो जाते हैं। अगले दिन सुमन, राधा और बबीता गंदे कपड़ों की गठरी लिए नदी पर धोने आती हैं, जहां संगीता अपनी मेहंदी दिखाती है। तो आखिर तुम गरीब बहनें नदी पर आ ही गई। ये देखो मेरी मेहंदी एकदम गाढ़ी और सुंदर रची है ना। मगर संगीता, तुमने मेहंदी क्यों लगाई? अभी तो तीज या सावन भी नहीं। मेरी शादी पक्की हो गई है, 2 दिन में मेरी शादी है। मेरे ससुराल वाले बहुत ही अमीर हैं, वो भी क्यों ना खानदानी राजपूताना घराना जो है। जानती हो, मेरे ससुराल वालों ने मुझे शादी के लिए लाखों का लहंगा भेजा है, पर तुम्हें अच्छे घर में ब्याहना तुम्हारे गरीब बापू की औकात कहाँ। हाँ, अच्छा चलती हूँ। संगीता उस घर में अपनी शादी होने का घमंड दिखाकर चली जाती है और राधा कहती है, बबीता दीदी, काश कि हम भी अपनी शादी में महंगा लहंगा पहन पाते, क्योंकि जिंदगी में शादी सिर्फ एक बार होती है। जानती हूँ राधा, जिस गरीबी में हम रहते हैं, ऐसे में हमारे पास खाने के लिए ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं, तो महंगा लहंगा कहाँ से आएगा। काश कि हम गरीबों की जिंदगी भी सुंदर दिखने वाली नदी की तरह खुशियों भरी होती। फिर तीनों बहनें घर आती हैं। सुमन, राधा, बबीता, आगे मेरी बच्चियों, देखो तो तुम्हें देखने रिश्ते वाले आए हैं। वैसे भाई साहब, बेटियां तो तीनों ही आपकी बड़ी सुंदर हैं, मगर समाज भी तो देखना है और कल को रिश्तेदारों में मुंह भी तो दिखाना है। ज्यादा नहीं तो आप अपनी तीनों बेटियों के बदले 5 लाख रुपए दहेज दे देना और बाकी मेरे बारातियों का अच्छे से खातिरदारी कर देना, और बाकी अपनी तीनों बेटियों को एक जोड़े में भी विदा तो करेंगे ही आप। मगर बहन जी, दहेज की इतनी बड़ी रकम ज्यादा नहीं। सोच लो भाई साहब, चाहो तो अपनी बेटियों को जिंदगी भर यहीं बैठा कर रखो। यह सुनकर बुधन दहेज देने के लिए हामी भर देता है। बापू, आपने हाँ क्यों की? आखिर इतना दहेज आप कहाँ से लाएंगे? आजकल के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। तुम तीनों अच्छे घर में ब्याह कर चली जाओगी और सुख से रहोगी, तो मैं भी जिंदा रहूंगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। दहेज का इंतजाम नहीं कर पाता। अपने पिता को चिंता में घिरा देखकर तीनों नदी पर आती हैं। हमारे ब्याह को लेकर बापू कितने चिंता में हैं। वो अभी तक दहेज की रकम नहीं जोड़ पाए। अगर मैं मर जाऊं तो उनका बोझ थोड़ा तो कम हो जाएगा। ये कहकर बबीता पानी में कूद जाती है, मगर तभी पूरे पानी में एक पेड़ की जड़ फैल जाती है और देखते ही देखते नदी के किनारे से बीच में फूलों से सजा रास्ता बन जाता है, जो कि नदी के बीच खड़े पेड़ के पास खत्म होता है, जिस पर बहुत ही सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे टंगे होते हैं। तभी जादुई ब्राइडल लहंगा पेड़ की जड़ उसे ऊपर खींच लेती है और पेड़ बोलता है, बबीता, तुम क्यों बढ़ना चाहती थी? ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? भला पेड़ कैसे बोल सकता है? मैं बोल भी सकता हूँ और तुम्हारी परेशानी भी पल भर में खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि ये नदी जादुई नदी है। मेरी जड़ नदी में फैली है, इसलिए इस नदी का जादू मेरी जड़ सींचती है
और मेरे ऊपर ब्राइडल लहंगा उगता है। देखो मेरे ऊपर कितने सारे ब्राइडल लहंगे हैं, तुम्हें जो भी पसंद हो वो ले लो। राधा और सुमन भी नदी पर बने रास्ते से चलकर वहां आती हैं। एह जादुई नदी पेड़, मेरे साथ साथ मेरी दोनों बहनें राधा और सुमन की भी शादी है, तो क्या मैं... अरे तुमको तो 2 और ब्राइडल लहंगे चाहिए, तो सीधा बोलने का, खाली पीली लोचा नहीं करने का। बबीता दीदी, ये जादुई ब्राइडल लहंगा नदी पेड़ तो बड़ी फिल्मी बातें करता है। फिर तीनों अपनी अपनी पसंद से ब्राइडल लहंगे पेड़ से तोड़ लेती हैं। तुम्हारा शुक्रिया नदी पेड़, हमारा बरसों से सपना था कि हमारी शादी भी अमीरों की तरह महंगे जोड़े में हो, अब वो पूरा हो जाएगा। फिर बड़ी खुशी के साथ वो तीनों अपना ब्राइडल लहंगा लेकर घर लौटती हैं, जहां गौरी उनके चमचमाते लहंगे देखकर कहती है, अरे वाह दीदी, आप तीनों ये ब्राइडल लहंगा कहाँ से खरीद कर लाई? ये कितने बढ़िया और खूबसूरत हैं। देखो बापू, अपनी शादी में हम तीनों ये ब्राइडल लहंगा पहनेंगी। बापू, आप परेशान क्यों हो? अभी तक दहेज नहीं जोड़ सका तुम्हारा गरीब बाप। बिटिया, पूरे गांव को न्योता भी दे दिया है, पर दावत में क्या खिलाऊंगा उन्हें? कैसे करूंगा तुम्हारा कन्यादान? बापू, आपकी बेटी है ना, सब हो जाएगा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया है। बबीता अपने पिता को ब्राइडल लहंगा नदी पेड़ के बारे में बताती है। क्या नदी के अंदर ब्राइडल लहंगे का पेड़? हाँ बापू, ये सच है, और अभी शादियों का सीजन चल रहा है। अगर हम वो ब्राइडल लहंगे बेचेंगे तो वह अच्छे दामों पर बिक जाएंगे और फिर शादी का दहेज जुड़ जाएगा। अगली सुबह होते ही बुधन की बिटिया नदी पर आती है। जैसे ही तीनों नदी के पानी पर एक कदम बढ़ाती हैं, तभी फूलों वाला रास्ता बन जाता है। नदी के अंदर से ब्राइडल लहंगा पेड़ निकल आता है, जो उन्हें अपने पास बुलाता है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं हूँ ब्राइडल लहंगा नदी पेड़। ए जादुई नदी ब्राइडल लहंगे पेड़, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमें और भी ब्राइडल लहंगे चाहिए। ले लो, जितने लहंगे चाहिए ले लो। फिर ब्राइडल लहंगा पेड़ उन तीनों की ओर झुक जाता है और वह कई सारे ब्राइडल लहंगे तोड़कर उन्हें सीधे बाजार में बेचने आती हैं। उनके लहंगे इतने खूबसूरत और आकर्षक होते हैं कि अमीर बड़े लोग भी खरीदते हैं। उनके ब्राइडल लहंगे बहुत ही अच्छे दामों पर बिक जाते हैं, जिसके बाद बुधन अपने गरीब घर को पेंट करता है और शादी का टेंट बाजा बुक करता है और शादी का दिन भी आ जाता है। तीनों जादुई नदी पेड़ के दिए ब्राइडल लहंगे को पहनकर सज धज कर वहां आती हैं। ब्राइडल लहंगे नदी पेड़, आज हमारी शादी है, हम तुम्हें अपनी शादी का न्योता देने आए हैं। माफ करना बबीता, मगर मुझे ब्राइडल लहंगे पेड़ की दुनिया इस नदी के अंदर ही है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता, वरना दुनिया के लालची लोगों की नज़र मुझ ब्राइडल लहंगे पेड़ पर पड़ जाएगी और वो मुझे खोखला कर देंगे, सारे लहंगे ले जाएंगे। फिर कल को मैं तुम जैसे गरीब की मदद कैसे कर पाऊंगा? उनकी मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए लौट जाओ। पेड़ खुशी के साथ झूमता हुआ ब्राइडल लहंगे बरसाता है। ये लो, ये सारे ब्राइडल लहंगे लेकर अपने पिता को दे दो, इसे मेरा आशीर्वाद समझना। इसके बाद तीनों ब्राइडल लहंगे लेकर नदी से निकल जाती हैं और बुधन अपनी बेटियों को शादी के मंडप में लाता है। पूरा गांव उनके ब्राइडल लहंगे को देखता रह जाता है और साथ ही ये गरीब पिता लोगों को बड़ी दावत खिलाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्राइडल लहंगे नदी पेड़, आज तुमने मुझ गरीब के घर की इज्जत रखी है, वरना आज मुझ गरीब के आंगन में बारात नहीं आ पाती। चलिए भाई साहब, अब अपनी बेटियों की विदाई कर दीजिए ताकि मैं भी अपने घर की बहू लेकर जाऊं। अच्छा बापू, अपना ख्याल रखना। गौरी, जूही, पिताजी का ख्याल रखना। दीदी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं और गौली दीदी है ना। जाओ मेरी बच्चियों, भगवान करे तुम्हें दुनिया भर की खुशियां मिले। अपनी बेटियों की विदाई के बाद बुधन अपनी 2 बेटी जूही और गौरी के साथ बाजार में वही ब्राइडल लहंगे की दुकान खोलकर बैठ जाता है, जिससे उसकी गरीबी मिट जाती है और हालात ठीक हो जाते हैं।